अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर इसको रब क्यों नहीं कर रहे, तो दोबारा सामने आ गया। अच्छा, नहीं सोच रहे, खैर सोच लेंगे भाई इसको रब क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसका बार बार काम आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ऐसी एग्जांपल की मैं बात करने लगा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ग्लास को रब किया गया सिल्क से, सही है ना। यानी इससे पहले ही कहानी क्या हो रही है, इस गिलास के ऊपर सिल्क का कपड़ा जो है वो रब किया जा रहा है। तो मान लेते हैं ये सिल्क है और ये ग्लास है। जिस वक्त रब किया जा रहा है उस वक्त हो क्या रहा है कि रब होने के बाद हम देखते हैं ग्लास के ऊपर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाता है ये, और सिल्क ऑब्वियस सी बात है कैसा हो गया होगा, सिल्क हमारे पास पॉजिटिव हो गया होगा। ये बात हम लोग को समझ में आ गई कि सिल्क ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और गिलास ने वो गेन कर लिया, सही है ना। उस रबिंग के प्रोसेस के अंदर, फ्रिक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स उठ के सिल्क से कहाँ चले गए, गिलास के ऊपर चले गए। याद रहे बच्चों कि अगर ये एक आइसोलेट सिस्टम है और इलेक्ट्रॉन किसी और जगह पर नहीं गए, एनवायरनमेंट में कहीं और नहीं गए, यानी कि एयर वगैरह के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं गए, जितने इलेक्ट्रॉन्स ने सिल्क को छोड़ा है, जितने इलेक्ट्रॉन ने सिल्क को छोड़ा है उतने ही इलेक्ट्रॉन को ग्लास ने गेन किया है। जितने इलेक्ट्रॉन सिल्क से निकले होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्लास ने गेन किए होंगे। यानी जितना यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मान लें यहाँ पर हम लोग बना रहे थे, मैंने बनाया 1 2 3 4 5, अगर सपोज करें ऐसे समझने के लिए बना रहे थे कि ग्लास ने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो याद रहे सिल्क ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके पास जो चार्ज आ रहा है वो 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से आ रहा है, और इसके पास जो चार्ज आ रहा है वो 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर जो है वो +5 का चार्ज है तो यहाँ पर -5 का चार्ज होगा लाजमी। फिर से अगर सपोज़ करें उस वक्त जिस वक्त ये रब किया गया, हार्ड रबर को फर से रब किया गया, तो ये ना मेरे पास रबर और इसको जो है वो फर से रब किया जा रहा है, ऐसे ही बना लिया, सही है ना। तो ये याद रहे ये फ़र है और ये मेरे पास रबर है, हार्ड रबर है। हार्ड रबर लिखते हैं क्योंकि बेसिकली ये प्लास्टिक की एक फॉर्म है, तो उसी को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है रबर के ऊपर किसी और तरह का चार्ज आता हो, तो मैं हार्ड रबर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हार्ड रबर पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो फ़र होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। जितने अब रबर ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और फर ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, यानी कि रबर से उठ के कहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन, फर के पास। पहले दोनों के पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, यहाँ भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, नेट चार्ज 0 था। आपने रब करना शुरू करा, रबर के कुछ इलेक्ट्रॉन उठकर ट्रांसफ़र हो गए फर के अंदर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सपोज़ करें समझने के लिए 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करे, या थोड़ा और आसान कर लेते ताकि फ़र्क रहे थोड़ा सा, मान लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करे, तो लाजमी 7 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इन्वायरमेंट में किसी और जगह नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा ना हो ना किसी और जगह निकल जाए, कोई और मटेरियल आमने सामने आ जाए, आपका हाथ आ जाए, हाथ के ऊपर कुछ चार्ज आ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है। तो अगर यहाँ पर इसने 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे हैं तो उसने 7 इलेक्ट्रॉन फिर गेन किए होंगे। याद रहे जितना चार्ज जिसके ऊपर नेट पॉजिटिव है उतने ही चार्ज इसके ऊपर नेट नेगेटिव होगा। याद रहे बच्चों इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या था, बिल्कुल आपको अच्छी तरह याद है। एनर्जी का नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम, याद आता है ना। सेम मामला उसके बाद कह सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can be transferred from one body to another body. Charge can neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one body to another body. आप ये नहीं कह सकते one body to another body, नहीं। पॉजिटिव चार्ज चलकर नहीं आया, नेगेटिव चलकर गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, सही है ना। तो चार्ज कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट यानी कि सिल्क से दूसरा ऑब्जेक्ट यानी गिलास पे जा सकता है जब उसको रब कर रहे हैं, सही है। तो चार्ज कहीं ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कहीं कम नहीं हो जाएगा। यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है, नेचर ने जितने इलेक्ट्रॉन्स पैदा किए हैं उतने ही प्रोटॉन्स पैदा किए। हम ऐसी कोई बात कह सकते हैं, आई थिंक ये समझ में आती है वाली बात, कि जितना नेट नेगेटिव चार्ज है उतना ही नेट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बात समझ में आती है कि यूनिवर्स का नेट चार्ज कैसा होना चाहिए, 0 नेट चार्ज होना चाहिए। ये बात मैं अपनी समझ से कह रहा हूँ वैसे। खैर, कंजर्वेशन प्रिंसिपल का मतलब यही है कि अगर एक सिस्टम आप बनाते हैं जिसमें हमारे पास नेट चार्ज 0 है, जिसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट 1
और ऑब्जेक्ट 2, इस पर भी ज़ीरो नेट चार्ज है, इस पर भी ज़ीरो नेट चार्ज है। आपने इन दोनों को किसी तरह से कांटेक्ट में लेकर आए, दोनों को आपस में रब किया, कुछ किया, आपने देखा इसके ऊपर आ गया +3 का चार्ज आ गया, इसके ऊपर -2 का चार्ज आ गया, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ चले गए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकले हैं इसके पास जाएंगे तो वो नंबर सेम होना चाहिए। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है। तो आप ये लिख सकते हैं, चाहे तो उसके लिए लिख लें कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। सही है? ओके, एक प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, मिलिकन के थ्रू हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी, लेकिन क्योंकि अभी ये पढ़ना बहुत पहले हो जाएगा, बहुत अर्ली हो जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए अभी हमारे पास नहीं है। इस चैप्टर के एंड तक हम लोगों की तैयारी हो जाएगी उसकी, तब हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए 1909 में एक्सपेरिमेंट किया था, रॉबर्ट मिलिकन ने ये अंदाज़ा लगाया था, ये वाली बात पता चली थी कि चार्ज जो होता है वो एक पर्टिकुलर मल्टीपल फॉर्म में आ रहा है। यानी कि चार्ज कितना आ रहा है? मिसाल के तौर पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इतना आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इतना आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इतना आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इतना आ रहा है। ये एग्जैक्ट फिगर मैं राउंड ऑफ करके थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि आसान रहे, सिंपल रहे। अगर आप गौर करें तो ये बड़े सीक्वेंस है। इसको मैं नाम दे लेता हूँ ई, इसको मैं नाम दे लेता हूँ ई। क्या आप बता सकते हैं ये कितना होगा? कैलकुलेट करें इसको। अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये कितना हो जाएगा? 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 को मैंने क्या कहा हुआ है? ई कहा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × ई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? अगर ऑर्गन 16 का टेबल है 16, 32, 48, 64, ये कितना हो जाएगा? ये 3E हो जाएगा, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर 4.8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.6 आएगा। भाई देखें ना, देखें, घबराएं नहीं, परेशान ना हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चेक कर लें कैलकुलेटर के अंदर। 3 × 1.6 4.8 आना चाहिए। 3 × 6 = 18, 8 आ गया। 3 × 1 = 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 3E हो गया। ये कितना हो जाएगा? अच्छी तरह से ये 4E हो जाएगा, यानी 4 × 1.6। कहने का मतलब है या तो चार्ज इतना आ रहा है, या चार्ज इतना आ रहा है, या चार्ज इतना आ रहा है, या चार्ज इतना आ रहा है। चार्ज इस फॉर्म में आ रहा है, चार्ज ऐसा नहीं आ रहा, चार्ज ऐसा नहीं आ रहा। चार्ज या तो E आता है, या 2E आता है, या +3 ± के साथ आता है। ये बात और ज़्यादा डिटेल में बाद में कंफर्म हुई कि एक इलेक्ट्रॉन का, ये कंजर्वेशन से रिलेटेड है, कंजर्वेशन को आपस में लिंक करता है। अगर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, जब इनको रब किया गया ना, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा। अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब वो चार्ज है कितना इन टर्म्स ऑफ कूलम? कूलम में वो चार्ज है कितना? वो चार्ज है -E, यहाँ पर कितना आ जाएगा? +E। ये E चार्ज जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। ये E चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से चार्ज कितना आ गया? E का चार्ज आ गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से चार्ज कितना आ गया? +E का आ गया। सही है? तो याद रहे बेसिकली ये जो चार्ज है हमारे पास, यहाँ पर ये बताने का मकसद है इनका, ये कहलाता है क्वांटाइजेशन। इसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज्ड है। जाहिर सी बात है, ज़रा गौर से बात को सुनिएगा, समझिएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज होगा,
वो चार्ज कितना होता है? वो चार्ज बेसिकली होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव में, सही है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ पर जाएगा तो होगा क्या कि यहाँ पर ये इतना चार्ज बढ़ा देगा नेगेटिव में, 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 का चार्ज यहाँ नेगेटिव में बढ़ जाएगा, और यहाँ पर उतना ही चार्ज पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सही है। बेसिकली ये प्रोटॉन की वजह से आता है, लेकिन उस पर मैं आता हूँ अभी। सपोज करें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो अब चार्ज कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर हो जाएगा -2e, यहाँ पर कितना हो जाएगा? +2e, ऐसा हो जाएगा। सपोज करें यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गए, -3e +3e। ये बात याद रखने की है बच्चों कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप कहें एक और चार्ज आ गया और चार्ज इतना हो गया। ये बात गलत है, क्योंकि इसका मतलब क्या है भाई? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ। अब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा तो 3e चार्ज होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया तो कितना हो जाएगा? 4e हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता 3.5e, 3.5e चार्ज नहीं हो सकता। 3.5 का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन पूरे चलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन आधा चला गया। ऐसी को बात समझ में आ रही है? हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ के आप आधा वहाँ फेंक दें और आधा यहाँ पर छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रहे वो जो कंजर्वेशन की बात है कि 3 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकले, 3 इलेक्ट्रॉन ने गेन किए हैं, तो वो चार्ज भी वैसे ही लेकर गया है। यानी कि यहाँ पर जो चार्ज होगा वो +3e के बराबर होगा, यहाँ पर चार्ज होगा -3e के बराबर होगा। एक और इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो 4e के बराबर हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा तो 5e हो जाएगा। लेकिन कोई ये कहे कि 0.5e चार्ज आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं आ सकता। आधा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन अपना पूरा चार्ज लेकर जाएगा। दैट इज़ ऑब्वियस, समझ में आती है बात। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज जो है वो मिनिमम चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा, मिनिमम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो जाएगा वो कितना होगा? वो e होगा, वो 2e, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, 5e हो सकता है, 100e हो सकता है। वो हमेशा इसका मल्टीपल रहेगा, वो हमेशा इसका मल्टीपल रहेगा, सही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक चार्ज लेके जाता है तो वो इतना चार्ज लेके जाता है। 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन कोई ये कहे कि 100.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि 100 इलेक्ट्रॉन पूरे गए और 1 इलेक्ट्रॉन आधा गया, आधा चार्ज लेकर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सही है। तो चार्ज कैसा है? क्वांटाइज। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज कंजर्व होगा, जितना एक ऑब्जेक्ट चार्ज लूज़ करेगा उतना ही दूसरा गेन कर रहा होगा। चार्ज कहीं पर ज़्यादा या कम नहीं हो सकता, कहीं गायब नहीं हो सकता, कहीं से क्रिएट नहीं हो सकता। जितना चार्ज एक ऑब्जेक्ट लूज़ कर रहा है उतना ही दूसरा वो गेन कर रहा होगा। और जो लॉस और गेन का फिनोमेना हो रहा होगा वो एक पर्टिकुलर फिगर है, इतना, इसके हिसाब से हो रहा हो। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो अपना चार्ज लेके जाता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इतना होता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसके डबल चार्ज लेके जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो इसका 3 टाइम्स चार्ज लेके जाएंगे, सही है। तो ये बात आई होप क्लियर हो रही होगी। लेकिन स्टिल अगर मैं समझाने में कामयाब ना हुआ हूँ तो बड़ी माजूद, आप लाजमी कमेंट से मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल फिनोमेना है ये, बट आई होप कि आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। अगर आपने थोड़े से एफर्ट से पढ़ा होगा तो लाजमी समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं भी आया तो आपका भाई हाजिर है, प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि याद रहे कि ये जो एलिमेंट्री चार्ज है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बराबर है, सही है ना। प्रोटॉन के ऊपर +e होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e होता है, सही है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और वो जो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे कि सोडियम की अगर एग्जाम्पल ले लें, सोडियम में 11 प्रोटॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो नेट चार्ज 0। इसका मतलब क्या है? ज़रा गौर सुनिएगा। 11 प्रोटॉन की वजह से चार्ज कितना होगा? +11e। 11 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना होगा? जी बिल्कुल, शाबाश, -11e। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से जिस वक्त एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो जाता है, सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब बताइए
11 में से 10 माइनस हो जाएगा तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 11 हैं, ये 10 हैं, जब माइनस कर देंगे तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो वो जो नेट पॉजिटिव चार्ज जो मैंने +1 लिखा था, जो हम लिखते हैं ना सोडियम +1, सोडियम +1 का मतलब क्या? उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और उसके ऊपर चार्ज कितना है? इतना है, यानी कि +1.6 एक्सपोनेंशियल -90। एक और एग्जांपल देख लेगा, क्लोरीन की एग्जांपल। क्लोरीन पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 17 प्रोटॉन की वजह से +17 17 इलेक्ट्रॉन की वजह से -17 नेट चार्ज कितना हो गया? 0। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लोरीन आयन बन गया। अब पॉजिटिव चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हमने बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? प्रोटॉन की वजह से आता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन जब आएगा, पहले 17 का चार्ज था, अब कितना हो जाएगा? 18 का चार्ज हो जाएगा, -18 अब माइनस करें, 17 में से 18 माइनस करने, 17 में से 18 माइनस करने, तो कितना आ जाएगा? 1 बच जाएगा माइनस का। सही है, दैट इज़ नेट नेगेटिव चार्ज। जो क्लोरीन ने जो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज हासिल किया, वो कितना किया? माइनस में 1.602। और फिर देखें यहाँ पे कंजर्वेशन प्रिंसिपल ही पता चलता है कि जितना चार्ज सोडियम ने लूज़ करा है, जितना चार्ज सोडियम ने लूज़ करा है, यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ करें, उतने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। जितना इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आया है, उतना ही इस पर नेट नेगेटिव चार्ज आया है। तो ये वो एग्जांपल थी। कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी समझ में आ रहा होगा और क्वांटाइजेशन भी समझ में आ रही होगी, लेकिन इसमें स्टिल कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर बताइएगा। आइए, अब हमारी कुछ प्रिपरेशन हो गई है, चार्ज के बारे में प्रॉपर्टीज़ पता चल गई हैं हमें। मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ, जल्दी से 2 मिनट लूँगा आपके, प्लीज़ साथ रहिएगा। सबसे पहली बात कि चार्ज जो है वो हमारे पास किस वजह से आता है? चार्ज आता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब 2 ऑब्जेक्ट्स को आप रब कर रहे थे, अच्छा और भी तरीके होते हैं चार्ज लाने के, सही है, लेकिन अगर रबिंग वाला प्रोसेस हम देखें तो ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं, सही है ना। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ गया उस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। तो चार्ज आता है किस वजह से? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से आता है। और 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज जो होता है हमारे पास कंजर्व क्वांटिटी होता है। कंजर्व का मतलब क्या? जितना ऑब्जेक्ट एक चार्ज लूज़ कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट चार्ज लूज़ कर रहा है, उतना ही दूसरा गेन कर रहा होगा। चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। दूसरी बात, चार्ज क्वांटाइज होता है। चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा एक पर्टिकुलर नंबर होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर वहाँ पर जा रहा है तो वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का चार्ज लेके जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन उठकर दूसरी जगह पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यह बात है वो इसका डबल चार्ज लेके जाएगा, सही है। तो ये वाली बात समझ में आ रही होगी। एक आखिरी बात यहाँ पर जो ये मैंने लिखी है, अगर सपोज़ करें एक ऑब्जेक्ट ने चार्ज लूज़ करा एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, सही है ना। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर चार्ज लूज़ करा, चार्ज को लिखा जाता है Q से, सही है ना। चार्ज को डिनोट किया जाएगा स्मॉल q या कैपिटल Q से। अगर एक ऑब्जेक्ट ने चार्ज लूज़ करा, सही है ना, तो उस पर कितना आ गया? इलेक्ट्रॉन लूज़ करा तो उस पर चार्ज कितना आ गया? +E आ गया। जिसने गेन करा उसके ऊपर कितना आ गया? -E आ गया, सही है ना। इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो हम खाली लूज़ वाला कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो कितना हो जाएगा? +2E हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो कितना हो जाएगा? 3E हो जाएगा। ये बात हम लोगों को पता चल गई है कि यहाँ पर 0.5 नहीं आ सकता, 0.7, 0.2 नहीं आ सकता, या तो 3 आएगा या 4 आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा, होल नंबर के अंदर आएगा। और अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करा तो कितना हो जाएगा? 0 नेट चार्ज होगा। खैर, इस तरह से अगर इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिए तो 10E हो जाएगा। अगर इसने 20 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिए तो +20E हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर रहा है उसके लिहाज से पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ इन जनरल इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो Q = NE हो सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट 100 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये 100E हो जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये 10E हो जाएगा। इस N की जगह हम लोग कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करें, ऐसा है। सिमिलरली फिर से देख लें, अगर समझ में नहीं आया, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करे उस पे चार्ज कितना आ गया? -E आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे -2E, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे -3E, 10 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे -10E। 10 इलेक्ट्रॉन जिसने लूज़ किए थे वो इसने गेन कर लिए। 20 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे -20E। तो कहने का मतलब है इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है, तो इसके ऊपर आ रहा है +NE चार्ज।
इसके ऊपर कितना हो जाएगा, -NE चार्ज हो जाएगा। और इस n का मतलब क्या है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो -3 हो जाएगा, अगर 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -10 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन याद रखें, इन जनरल इसको लिख सकते हैं Q = NE। प्लस और माइनस क्या डिनोट कर रहा है, प्लस और माइनस ये डिनोट कर रहे हैं इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो Q = NE से निकाला जा सकता है। ये क्वांटाइजेशन की इक्वेशन है कि चार्ज जो भी होगा वो E के मल्टीपल में होगा। एक चार्ज 1E, 2 चार्ज 2E, 3 चार्ज 3E, 4 इलेक्ट्रॉन 4E, 5 इलेक्ट्रॉन 5E, तो हर जो है वो उसके लिहाज से होगा। आई होप ये इक्वेशन समझ में आ रही होगी। चार्ज का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है कूलम। सही है, इसको C से, कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। नॉर्मली हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 माइक्रो कूलम की, वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। नैनो कूलम याद रखिएगा 1 × 10⁻⁻9 कूलम। सही है। आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है, इसको ट्राई करिएगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कह रहा हूँ 1 कूलम चार्ज है, उसका चार्ज कितना है 1 कूलम, तो बताइए उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करें या लूज़ करें। इसको ज़रूर फाइंड करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जो बात समझ में नहीं आई प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे, और इसमें कोई मसला हो प्लीज़ जो है बता देगा। सही बात, अपना ख्याल रखिएगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे कूलम्स लॉ पढ़ने, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस के बिटवीन फोर्सेस की बात होगी उसको डिस्कस करना है। सही है, थैंक यू।